नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेकर वो भी काफ़ी सही चल रही होगी। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपकी प्रिपरेशन भी लगभग हो चुकी होगी और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पैनी करने की अभी समय ज़रूरत है। तो ज़रूरत है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है उन सारी प्रिपरेशंस का सही आकलन करते रहें, अपने वीक एरियाज़ को देखते रहें कि किन एरियाज़ में आपका स्कोर जो है वो सम्मानजनक नहीं हो रहा है, उनको इम्प्रूव करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। तो उसी सिलसिले में आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसके अंतर्गत हम लोग 35 क्वेश्चंस कॉमर्स विषय के और 15 क्वेश्चन जनरल स्टडी से संबंधित हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको देखना है कि 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या 75% से ज़्यादा हो पा रहा है या नहीं। अगर 75% से ज़्यादा का स्कोर है तो संभवतः आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और, अगर आपको इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं कि आपको गूगल फॉर्म पे मिले या PDF फॉर्म में मिले या अलग अलग और किसी तरीके से आपको इस तरीके के प्रैक्टिस सेट या नोट्स चाहिए, तो मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है, शुरुआत के जो 15 क्वेश्चंस रखे गए हैं वो जनरल स्टडी पार्ट से हैं, क्योंकि वो सारे एस्पिरेंट जो कॉमर्स संबंधित नहीं हैं उन लोगों के लिए भी ये 15 क्वेश्चंस अहम हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी मीन, यानी कि सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से संबंधित एक क्वेश्चन है। चूँकि जानते हैं आप कि जनरल स्टडी के अंदर कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आते हैं, पॉलिटी से भी आते हैं, तो अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है इकोनॉमी वाले पोर्शन से है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इसका मतलब आप समझ लीजिए, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग केवल पॉवर्टी का मतलब समझें तो जो पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी के दो टाइप होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक किसी पर्सन की वो पोजीशन होती है जहाँ पर एक पर्सन अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, यानी वो अपना फूड, शेल्टर, इसके अलावा जो भी उसकी एजुकेशन है, हेल्थ है या और जो बेसिक नीड्स हैं उन सभी को नहीं वो पूरा कर पा रहा है, तो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से हम लोग जब बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की, तो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर वो लोग आते हैं जो एब्सोल्यूट पुअर नहीं हैं, लेकिन जब वो अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर वो पाते हैं कि वो इकोनॉमिकली दूसरे से क्या है, दूसरे से कमज़ोर है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास मान लीजिए सपोज दैट वैगनार गाड़ी है, तो अगर आपके पास वैगनार गाड़ी है तो एक्चुअली तो आप गरीब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास वैगनार गाड़ी खरीदने की भी क्षमता नहीं होती। लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तो जब आप अपने आप को अपने फॉर्च्यूनर वाले पड़ोसी से कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि आप उनकी अपेक्षा क्या है, पुअर हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 इसके अंदर पूछा गया है आपसे, हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक की संज्ञा किसे दी गई है। तो इस क्वेश्चन से भी आप सब वाकिफ़ होंगे कि भारतीय संविधान जो है, बेसिकली भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार 3 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात अब भारत है, यानी 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंतर्गत भारत के जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके अंदर कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। तो कौन कौन से शब्द हैं उन पर जरा आपको प्रकाश डालना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी कि सवरग्रीन, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आपसे सामने पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी सन 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन तकरीबन एग्जाम के नोटिफिकेशन से 1 साल पहले तक के पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सन 2020 का है।
क्योंकि पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के सही ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो इसका जो सही ऑप्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जेयर मेसियस बोल्सनारो। ये ब्राजील से संबंधित हैं, ये हमारे देश के 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि रहे थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर कौन सी नदी है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गंगा नदी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। यूपीएससी के पैटर्न के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं कि एक क्वेश्चन आपका जो रिवर्स है उनसे संबंधित जरूर पूछा गया है हर बार के क्वेश्चन में, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है आपसे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के संबंध में सही नहीं है। तो एक बार अगर हम सारे स्टेटमेंट की बात करें तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इज मोर देन ब्राजीलियन पॉपुलेशन। बिल्कुल ये बात सही है, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ब्राजील की पॉपुलेशन से सही है, बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन उत्तर प्रदेश इज 14.23% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है, भारत की जो मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 14.23% से की जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन की है। तो ये पॉइंट भी सही निकल गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 की, द पॉपुलेशन ऑफ सिख इन उत्तर प्रदेश इज 1.72। सिख की भी पॉपुलेशन 1.72 है, तो इसका मतलब इसमें नॉट ट्रू ऑप्शन जो होगा 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज कंसिडर्ड एज अ कंट्री, इट हैज़ बिकम 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश को हम कंट्री कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और इस हिसाब से ये ऑप्शन इसका डी जो है वो मतलब नॉट करेक्ट होगा, और एज पर क्वेश्चन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। चूँकि जो पॉपुलेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन पॉपुलेशन के डाले गए हैं। तो पूछा गया है कि सन 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेंसिटी है वो गाजियाबाद में है, उसके बाद वाराणसी के अंदर है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, और फिर आता है आपका कानपुर सिटी। तो आपको ध्यान रखिएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। गाजियाबाद नंबर 1 पे है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, वाराणसी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे लखनऊ है, चौथे नंबर पे संत रविदास नगर, और 5वें नंबर पे कानपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्क्रिप्टिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन थॉमसन फॉर यूज इन एडोब डायरेक्टर। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लैंग्वेज जॉन एच थॉमसन के द्वारा बेसिकली डेवलप करी गई है। तो इनका जो नाम है वो काफ़ी पॉपुलर नेम है। ये क्वेश्चन आपका आईसीटी से संबंधित है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लिंगो। जो लिंगो लैंग्वेज है वो जॉन एच थॉमसन के द्वारा डेवलप करी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द टर्म रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू इफेक्टिवली डबल द डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टर्म है जो बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को डबल करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आईसीटी से, इसका सही ऑप्शन होगा चैनल बॉन्डिंग। चैनल बॉन्डिंग बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को डबल करने का काम करता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका जो है वो इतिहास से संबंधित है, पॉलिटी से रिलेटेड है। कांग्रेस फॉट फॉर पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ 1930। 1930 के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज जो बेसिकली आंदोलन किया, तो वो किसकी लीडरशिप में किया। इसका भी ऑप्शन बहुत बेसिक है, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये आंदोलन किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड प्रिंसिपल अप्रूव्ड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज
अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कि किस प्लेटफॉर्म को अकाउंट एग्रीगेटर की संज्ञा दी गई है एज पर रिजर्व बैंक गाइडलाइन। तो आरबीआई के द्वारा किसको बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई, किसके मतलब उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये है आपका फ़ोनपे, ये सुविधा किसको दी गई है, फ़ोनपे की। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द दिल्ली स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन। जो न्यू दिल्ली स्टेटमेंट है वो किस इंटर गवर्नमेंट एसोसिएशन से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी ब्रिक्स से। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि विच डेट ऑफ द अगस्त वॉज ऑब्जर्व एज द 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के 79th ईयर अगस्त महीने के किस तारीख को पूरे हो गए थे। तो इसके पूरे हो गए थे 8 अगस्त को। 8 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MSME मेंटरिंग प्रोग्राम इन द वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेस्ट बंगाल के अंदर MSME मेंटरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इंडियन बैंक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो कि GS पार्ट का आखिरी क्वेश्चन होगा, कहा गया है कि विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक, यानी कि सन 2022 में आयोजित होने वाले बीजिंग के विंटर ओलंपिक से किस कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया है, बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नॉर्थ कोरिया को इससे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जनरल स्टडी के 15 क्वेश्चंस थे। और अब हम लोग बढ़ेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको देखना है कि कॉमर्स के क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हैं और इंडिविजुअल तौर पर आप जनरल स्टडी में भी कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अहम हो जाता है जनरल स्टडी का भी पेपर, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो काफ़ी हद तक रोल प्लेगा जनरल स्टडी, इसलिए आपको उसे भी हर हाल में तैयार करना है। चलिए, तो क्वेश्चन पहला, अ मार्केटिंग डेटाबेस इज बिल्ड एज एन ऐड टू। बेसिकली जो मार्केटिंग डेटाबेस होता है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, मतलब किस चीज़ में एक ऐड का रूप में मतलब काम कर सकता है, कह सकते हैं उसे फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है किसमें, मार्केटिंग रिसर्च में। जितना अच्छा आपका डेटाबेस होगा, जितना बेटर आपके पास डेटा होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है, द मॉडल दैट अप्लाइज टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द इन्वेंट्री कंट्रोल वॉज प्रपोज टू बी अप्लाइड टू कैश मैनेजमेंट, यानी जो मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, EOQ निकालने के लिए किया जाता है, उसी मॉडल को अगर हम कैश मैनेजमेंट के अंदर एक बेसिकली अप्रोप्रिएट कैश निकालने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये जो है किस प्रोफेसर के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। तो ये प्रोफेसर हैं आपके विलियम जे बॉमोल, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट दैट देन इट इज़ कंक्लूडेड दैट। अगर कोई हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब स्टैटिकली वो क्या है, बिल्कुल सही है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, वो महत्व रखती है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होना चाहिए। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होना चाहिए वो ए हो जाएगा, द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज प्रोबेबली नॉट ड्यू टू चांस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंटली सही है, तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट आया है वो बाई चांस नहीं आया है, वो क्या है, वो नॉट ड्यू टू चांस, वो रिजल्ट बाई चांस नहीं आया है, वो रिजल्ट एस्टिमेटेड था, एज पर हाइपोथेसिस था, इसीलिए वो ही रिजल्ट आया है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा बेसिकली सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ पढ़ेंगे, इन विच स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कंपनी टेक डिसीजन वेदर टू मेंटेन हार्वेस्ट और ड्रॉप द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम किस जगह पे डिसीजन लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, उसे हार्वेस्ट करना है, उसे ड्रॉप करना है, ये डिसीजन सारे किस स्टेज पे लिए जाते हैं। तो ये डिसीजन लिए जाते हैं डिक्लाइन स्टेज पे, यानी इसका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सेल मार्केट में कम हो जाती है, तब आपके लिए अहम होता है कि आप एक डिसीजन लें कि उस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज़ ऐड करनी है, उस प्रोडक्ट को आपको हटाना है या उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये सारे अहम डिसीजंस हैं जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे लिए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद, रिक्रूटमेंट बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है? तो रिक्रूटमेंट संबंधित है डेवलपिंग अ पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट, यानी कि एक पार्टिकुलर जॉब पाने के लिए कितने लोगों ने मिलकर अप्लाई किया है, इसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो एक पूल क्रिएट करना जॉब कैंडिडेट्स का, वो होता है रिक्रूटमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से इंटरनल सोर्स कौन सा नहीं है रिक्रूटमेंट का? तो अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, सिलेक्शन कोई सोर्स नहीं है, और बोथ एंड बी नहीं हो सकता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी निम्नलिखित ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन इंटरनल सोर्स नहीं है, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 7 के अंदर पूछा गया है कि विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। अब आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो BCG मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और BCG मैट्रिक्स बेसिकली आपको 4 टर्म्स की बात करता है, कैश काउ, डॉग, क्वेश्चन मार्क और स्टार की बात करता है। और उसमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हाई मार्केट शेयर होगा आपके पास और लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है बेसिकली, ऐसी सिचुएशन होती है आपकी कैश काउ के अंदर। अगर आप इसी कंसेप्ट को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इसका क्वेश्चन मार्क ठीक अपोजिट होता है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि आपके पास लो मार्केट शेयर होता है और आपका जो ग्रोथ रेट होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को एक बार बारीकी से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ेंगे। इन विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इन रियलिस्टिक मार्केट। तो कहा गया किस स्टेज के अंदर एक प्रोडक्ट को रियलिस्टिक मार्केट के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये काम होता है टेस्ट मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट के अंदर एक बार टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लगाया जाए कि ये प्रोडक्ट जो है एज पर एक्सपेक्टेशन ठीक है या नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन वाज डिबेटेड बाय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC विच वाज हेल्ड इन। तो ILC कब हेल्ड हुआ था? ये हुआ था 1957 के अंदर, 1957 ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ेंगे। द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी विच यूजेज अ डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम डिसाइड करना क्या कहलाता है? तो ये बेसिकली कहलाता है आपका इंडिविजुअल ब्रांडिंग। जब हम अपनी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग ब्रांडिंग तैयार करते हैं तो वो क्या होता है? इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बात करेंगे। बहुत आसान सा सवाल। 2 फैक्टर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो बहुत ही बेसिक सी बात पूछी गई है आपसे। 2 फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा दी गई है, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के फैक्टर दिए गए हैं। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइजीन फैक्टर, और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। तो आप ध्यान रखना है इसको, ये एग्जाम के अंदर बहुत ही बार पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 के अंदर पूछा गया है कि FW टेलर डन द फॉलोइंग स्टडीज फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए FW टेलर ने कौन सी बेसिकली स्टडी दी है? तो आपकी टाइम स्टडी इसमें दे रखी है, मोशन स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। ये 3 स्टडी बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस से संबंधित हैं। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें पूछा गया है विच वन इज़ नॉट द ओवरसीज मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी फॉलोड बाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा रास्ता है जो MNCs बेसिकली नहीं इस्तेमाल करती हैं? तो MNCs के अंदर बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग इस्तेमाल नहीं करती हैं। वो फ्रेंचाइजी के थ्रू भी जा सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, FDI के थ्रू जा सकते हैं, बट स्ट्रेटजिक प्लानिंग का कंसेप्ट वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 के अंदर पूछा गया है टुडेज ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी वर्तमान समय की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? तो वो काम करती हैं कंज्यूमर ओरिएंटेशन, क्योंकि जो कस्टमर की नीड्स हैं उन्हें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर कस्टमर की नीड्स को नहीं सेटिस्फाइड कर पाएंगे तो वर्तमान समय में आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 के अंदर पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल का इसमें करेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होगी? थोड़ा सा इत्मीनान से आपको इसका जवाब देना है। यहाँ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं क्योंकि बहुत हद तक मैचिंग को एक प्रकार से ऑप्शन दिए हैं।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। सबसे पहले एक्शन होगा, फीडबैक होगा, इवैल्यूएशन होगा एंड एडजस्टमेंट होगा। इस क्वेश्चन को लेकर हो सकता है कि आपका कोई डाउट हो या कोई संदेह हो, तो अगर कोई संदेह होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2012 से लिया गया है, जहाँ पर उसकी जो आंसर की थी उसके हिसाब से ऑप्शन सी इसमें लगाया गया है। तो इसी आधार पर इसका ऑप्शन ये सही बताया जा रहा है, और अगर आपके हिसाब से कुछ और है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें आप। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आपका, निगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर टू। तो निगोशिएशन ऑफ लेबर यूनियन, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनियन और मैनेजमेंट के अंदर में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो निगोशिएशन का काम होता है उसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 आपसे पूछ रहा है, गुड्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। यानी एक दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ चलेंगे। द आउटसाइड थर्ड पार्टी हु इज ब्रॉट इन टू सेटल अ डिस्प्यूट एंड ही और सी हैज़ अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन। यानी कि एक डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट किया गया, और जिसके पास डिसीजन होता है वो डिसीजन आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे एन आर्बिट्रेटर। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ चलेंगे। यहाँ पूछा गया है आपसे, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गेदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्स लाइक मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च डू हेल्प द मैनेजर। तो बेसिकली जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंटरनल सोर्स है मार्केटिंग इंटेलिजेंस का और मार्केटिंग रिसर्च का। ये मैनेजर्स को किस तरीके से हेल्प करता है? तो ये मैनेजर्स को हेल्प करता है आपका, उनको इन्फॉर्मेशन, उनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ेंगे। WTO जो है वो कब प्रोपाउंड हुआ, कब बनाया गया? तो सभी जानते हैं 1995 के अंदर WTO बेसिकली फॉर्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, बैच प्रोडक्शन जो होता है वो किस केस में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा? तो जो मेडिसिन प्रोडक्शन है, मेडिसिन के अंदर बैच कॉस्टिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि मेडिसिन जो दवाई बनती हैं वो पूरी एक लॉट बनती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नई दवा का ईजाद किया गया, उसकी एक लॉट बनेगी, तो उस लॉट की एक अलग सी कॉस्टिंग होगी, उसे हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है आपसे कि कौन सी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम ना मैच वालों की बात करें तो हैरी मोर्डविज के द्वारा CAPA मॉडल दिया कि बिल्कुल सही चीज़ है। इसके अलावा DOW के द्वारा टेक्निकल एनालिसिस दिया गया है, बिल्कुल सही है। और MJ जो गॉर्डन है इन्होंने डिविडेंड थ्योरी दी, ये भी सही है। डेविड ड्यूरेंट ने कैश मैनेजमेंट नहीं दिया है, तो ये फिलहाल इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 की बात करेंगे। रिटन स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, एजुकेशन, एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब। यानी एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन क्वालिटीज़ होना, एजुकेशन होना, एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब। मतलब एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, जो एजुकेशन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे। चेंजेस इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकम एंड एजुकेशन। तो जो आपका डेटा क्लासिफिकेशन होता है उसमें इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, पोर्टर एंड लोअर मॉडल ये किससे संबंधित है? तो ये मोटिवेशन से संबंधित है। मोटिवेशन का ही ये बेसिकली कंसेप्ट माना जाता है। सॉरी, मोटिवेशन का कंसेप्ट नहीं है, अरे नो सॉरी, मोटिवेशन का ही है, बिल्कुल सही। परसेप्शन नहीं है ये, ना एटीट्यूड है ना लीडरशिप है, ये मोटिवेशन का कंसेप्ट है। इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 26 एक बार चेक कर लेते हैं। वन ऑफ द एक्सेप्टेबल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग का फीडबैक लेने का सबसे एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है? तो ये आपका है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू मेथड से हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेनिंग की जो बेसिकली फीडबैक है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी की हम बात करें तो उसके लिए यूटिलिटी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूटिलिटी थ्योरी के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरीके के कंसेप्ट हैं
और जब आप कार्डिनल की बात करते हैं तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, और आर्डिनल के अंदर आप इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ेंगे। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अगर कोई डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है आपका वो होता है एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपकी सप्लाई क्या है, बढ़ी हुई है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ हर इक्विलिब्रियम फॉर द मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट के लिए इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या है, वो है MC इक्वल्स टू MR। आप जानते हैं दो बेसिक कंडीशन होती हैं, MC इक्वल्स टू MR होता है एंड MC कट्स AC फ्रॉम इट्स बिलो। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो बेसिक कंडीशंस होती हैं इसमें। तो हालांकि आपसे जहाँ पूछा गया है वो MR इक्वल टू MC पूछा गया है, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका ए हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। गिवन गुड्स इसमें बेसिकली कौन से हैं? तो गिवन गुड्स जो हैं वो कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। एक स्टेटमेंट में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज प्राइजेज। एक्चुअली ये होना चाहिए था कि जब अपॉर्चुनिटी जो गिवन गुड्स होता है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। तो होता क्या है कि जब प्राइस भी बढ़ जाता है तो उस समय इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। गिवन गुड्स की प्राइस बढ़ने पर, वैसे तो रूल के हिसाब से प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन गिवन गुड्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। तो इस केस में प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट मिस्टेक थोड़ी सी है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था। बाकी शॉर्ट सप्लाई नहीं हो सकता है, ना इसकी हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, और ना ही आपका एक कॉबवेब सिचुएशन है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द डिमांड एस्टिमेटेड मेथड एंड स्टेप इन्वॉल्व। तो इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है करेक्टिवली? तो कस्टमर इंटरव्यू मेथड, कस्टमर इंटरव्यू सही है आपका। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन जो है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड नहीं होता है, ये इसका करेक्टली मैच नहीं है। बाकी रेगुलेशन मेथड जो है द टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा सही है। डिमांड फॉर कॉस्टिंग मार्केट एक्सपीरियंस सर्विस सही है। बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट मैच है। अब क्वेश्चन 32 की तरफ पढ़ेंगे। हु डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो ये काम किसने किया है? हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल ने बेसिकली 6 बिजनेस एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट दिया है, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 6 प्रकार से डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। विच ऑफ द एलिमेंट दैट अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड इंक्लूड। तो मिशन स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंक्लूड करता है, क्या चीज़ होनी चाहिए? तो आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द स्टेक होल्डर। एक कंपनी का एग्जिस्टेंस का क्या रीज़न है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ेंगे। चेंजेस इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, रेस, मॉरिटल स्टेटस, इनकम एंड एजुकेशन, ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इन्वायरमेंटल वेरिएबल। तो इसमें माइक्रो इन्वायरमेंटल वेरिएबल में कौन नहीं आते हैं? तो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन माइक्रो में आता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज माइक्रो में आता है, फाइनेंशियल कंडीशन माइक्रो में आता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो आज के 50 क्वेश्चंस थे जो आपके साथ डिस्कस किए गए। उम्मीद है कि आपने 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर 75% से ज़्यादा रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो काफ़ी हद तक सही चल रही होगी। किसी तरीके का कोई प्रश्न है कोई इससे संबंधित तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका सही जवाब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।